अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, ये क्लास डेली रात के 9 बजे लाइव होती है। आप सभी साथी इनको अपने अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं और अपने तमाम साथियों को जोड़ने की कोशिश भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप तमाम साथी हमारा पेड मेंबर बन सकते हैं और पेड करके हमारे पे ग्रुप में आप आराम से ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका नंबर आपको मिलेगा 9045978747। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो फिर आपको यहां पर ऑफिशियल ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। यहां से आपको पीडीएफ भी दिया जाएगा और इसी तरीके से नोट्स वगैरह दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए साथियों फिर शुरू करते हैं आज का ये क्लास का सिलसिला, जैसे कि आप सभी साथी रोजाना क्लास करते हैं। चलिए जल्दी से शेयर करें इसको और अपने साथियों तक ये बात पहुंचाएं कि क्लास शुरू हो चुकी है, शेयर करके, और फिर जो है कि क्लास की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। सबसे पहली बात आप हमें बताएं कि आपके पास आवाज वगैरह क्लियर है, आप हमें सुन पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं, तो फिर क्लास आगे चलेगी। ठीक है, चलिए मेरी नजर आपके कमेंट पे है, जल्दी से बताइएगा क्या आप मेरी क्लास को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, आवाज वगैरह क्लियर है या नहीं। चलिए साथियों, आज हम पढ़ेंगे बहमनी दौर। क्या पढ़ेंगे आज हम? आपके सिलेबस में देखिएगा, सिलेबस में है पहले बहमनी दौर है ना। इसी तरीके से आपके सिलेबस में फखरुद्दीन निजामी है और आपके सिलेबस में साथियों क्या है? आपके सिलेबस में बहमनी दौर है और फखरुद्दीन निजामी, कदम राव है। ये सब क्या है आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस में है। यह आप जो है कि अपने सिलेबस के बाद फिर से चेक कीजिएगा और इस क्लास करने में आपको थोड़ा और बेनिफिट मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बहमनी दौर के बारे में कुछ मोटी मोटी बातें हैं, उसको अपने दिमाग में रखिएगा, रटने की जरूरत नहीं है, बस आपको यहां समझने की जरूरत है। ठीक है, चलिए और जूम किया जाए या इतना आपके लिए ठीक है। चलिए सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1442 ईस्वी में जफर खान को जुनूबी हिंद का सूबेदार मुकर्रर किया था। क्या किया था? सूबेदार मुकर्रर किया। उसने दक्कन की सरदारों को अपने साथ मिलाकर मरकज से अलहदगी इख्तियार की और 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी हसन गंगोह बहमनी लकब का इख्तियार करके आजाद बहमनी सल्तनत बुनियाद रखी। तो बहमनी दौर की आगाज कैसे पड़ी और किसके जरिए पड़ी है, ये आपके सामने है, आप इनको पढ़िएगा। ये नोट्स आपको आपके ऑफिशियल जो ग्रुप है वहां आपको मिल जाएगा। बीदर के मुमताज मुअर्रिख मोहम्मद अब्दुल समद भारती लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उन्होंने लिखा है, यानी सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्कन में अपने दामाद सरीर सुल्तानी हमादुल मलिक को नायब मुकर्रर किया। सिंध और पंजाब में बगावत फरो करने में मसरूफियत की वजह से खुद सुल्तान दक्कन न आ सका। यह थोड़ी सी बातें बस सुनना है और अपने दिमाग में बिठाना है, याद कुछ भी नहीं करनी है। अमराए सदा ने पहले इस्माइल मुख को और बाद में नौजवान सरदार हसन जफर खां को अपना अमीर चुन लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? उसने बीदर के करीब सुल्तानी फौज को शिकस्त दी और अमादुल मलिक जो कि शुजाअत और मर्दानगी में जरबुल मिसल था, इत्तफाकन वो मारा गया। उसने यानी सरदार हसन जफर खां 1347
1947 में दौलताबाद बहमनी सल्तनत की बुनियाद डाली। तो बहमनी दौर की बहमनी सल्तनत की बुनियाद किसने डाली? ये नाम आपको सरदार हसन जफर खान याद रहना चाहिए। ये इतना कहने की बात इसलिए थी कि आप समझ जाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे देखेंगे साथी, आगे यहां आपके पास है बहमनी सल्तनत में 4 बादशाह हुए जिन्होंने बड़ी शान शौकत से हुकूमत की। कितने बादशाह हुए? 4 बादशाह हुए। ये सवाल पूछे जाते हैं। यह सल्तनत विजयनगर की हिंदू ममलकत से अक्सरों बरसरे पैकार रहती थी। बहमनी सलातीन ने दक्कन में ज़राअत तालीम और इमारत पर बड़ी तवज्जो दी। इस आहद में यानी इस दौर में दक्कन में उर्दू जबान ने नुशुनुमा पाई और इस्लाम भी खूब फैला। 1490 के करीब बहमनी सल्तनत को जवाल आना शुरू हुआ। पहली बात याद रखिएगा, 1447 में, कब? 1447 में बहमनी दौर की बुनियाद डाली गई और 1490 में 1400 देखिएगा, ये पेन टेप काम ही नहीं कर रहा, खैर छोड़िए। तो ये 1347 में जो है कि ये सल्तनत में 4 बादशाह हुए जिन्होंने बड़ी शान शौकत से की और 1347 से लेकर के 1490 जो है 90 साल तक इन्होंने क्या करी थी, सल्तनत में जवाल आना शुरू हो गया था। 1538 तक इसका खात्मा हो गया और उसके खंडरों पर 5 छोटी सल्तनतों ने, यानी बुरीद शाही सल्तनत, सल्तनत का नाम देख लीजिएगा, बुरीद शाही सल्तनत, अहमद शाही सल्तनत, निजाम शाही सल्तनत, आदिल शाही सल्तनत और कुतुब शाही सल्तनत की बुनियाद रखी गई। तो ये थी छोटी सी बातें, इसको बस सही नजर आप एक बार देख लीजिएगा। अब जो मेन बातें पढ़ना है वो यहाँ है। दक्कन में उर्दू की इब्तिदा और इर्तका। दक्कन समझते हैं, दक्कनियात जो आपके हैं वो आप पढ़ रहे हैं, यहीं से सवाल बन करके आते हैं दक्कनियात के हिसाब से। आइए पढ़ते हैं। दक्कनी में मकामी जबानों में मरहटी से सबसे ज्यादा असर कबूल किया है। आम ख्याल है कि दक्कन अलाउद्दीन खिलजी और मलिक काफूर के हमलों से उर्दू जबान के लिए राह हमवार हुई, लेकिन सही मानों में उसकी तरक्की के इम्कानात उस वक्त रोशन हुए जब वो शाह मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को अपना पाया तख्त बनाया और उलमा सोफिया किराम की एक बड़ी जमात दिल्ली से दक्कन क्या हुई, मुंतकिल हुई। ठीक है, आइए, इतनी बड़ी तादाद के दक्कन में पहुंच जाने से नई अवामी जबान को फलने फूलने का बेहतरीन मौका नसीब हुआ। जब ये नोट्स मिले इसको आप सरसरी तौर पे पढ़ लीजिएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें आपको याद रखना है तारीख, सने तारीख, ये चीजें पूछी जाती है। दक्कन में तसनीफ व तालीफ का बाकायदा सिलसिला सल्तनत के कयाम के बाद शुरू हुआ। बहमनी सल्तनत 1347 में कायम हुई और तकरीबन 2 बरस तक कायम रही। इस सल्तनत में 18 सलातीन यके बाद दीगरे तख्त नशीन हुए। यके बाद दीगरे यानी एक के बाद एक, ठीक है, एक के बाद दूसरा तख्त नशीन हुए। और इसका बानी कौन है? अलाउद्दीन हसन बहमन। ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। ये अलाउद्दीन हसन बहमन को याद रखिएगा कि तख्त नशीन कौन हुए, इसके बानी कौन थे। और एक चीज यहां याद रखिएगा, मैंने आपको जो बताया था कि इसकी बुनियाद किसने रखी है वो आप याद रखेंगे यहां पर, जफर हसन खान 1347। अब दक्कनी दौर में उर्दू का कयाम और उनकी तसनीफ, इन चीजों को याद रखिएगा, ये स्टार पॉइंट है, यहां से सवाल बन करके आते हैं। ऐनुद्दीन गंजुल इल्म, इसकी कोई तसनीफ दस्तयाब नहीं हुई है। ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज, जो फिरोज शाह बहमनी के जमाने में गुलबर्गा आए थे, ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज
हजरत निजामुद्दीन औलिया के खलीफा और ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी के शागिर्द थे। साथियों, आज जो क्लास हो रही है ये सब्जेक्टिव है, कल इसी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, यानी मल्टीपल चॉइस होगा। इसमें जो है कि आपको इसी का ऑब्जेक्टिव होगा तो आपको इसका प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, आसान होगा आपको एग्जाम के लिए। चलिए आज इसको ससरी तौर पर पढ़ लीजिए, कल इसका जो है कि ऑब्जेक्टिव दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मेराजुल, इसमें बहमनी दौर का क्या है, बहमनी दौर में तसानीफ कौन कौन सी है, कौन कौन सी तसनीफात है, कौन कौन सी बुक्स हैं, इसके बारे में देखिएगा। मेराजुल आशिकीन, हिदायत नामा, रिसाला बारह मासा, शिकार नामा, तमसीली नामा, चक्की नामा और नजम तिलावतुल वजूद। ये आपके सिलेबस में नहीं आने वाला है, बस इसको आप पढ़ लीजिए। अगर आ जाए, क्योंकि बहमनी दौर दिया है आपको तो हो सकता है आए, लेकिन सिलेबस में अलग से इसको सेलेक्ट नहीं किया है। यहां एक नोट वाली बात याद रखिएगा, यह स्टेटमेंट पूछा जाता है, जमील जालबी का स्टेटमेंट है और इसके मुताबिक मेराजुल आशिकीन जो अब तक उर्दू की पहली नसरी तसनीफ मानी जाती है। उर्दू की पहली नसरी तसनीफ किसको मानी जाती है, तो मेराजुल आशिकीन। और जमील जालबी का क्या कहना है इसके बारे में सुनिए। वो क्या कहते हैं कि ये ना सिर्फ उस दौर यानी बहमनी दौर की तसनीफ नहीं है, बल्कि इनका कहना यह है कि इनके मुसन्निफ ख्वाजा गेसू दरास भी नहीं है। जमील जालबी क्या कहते हैं कि मेराजुल आशिकीन ना तो बहमनी दौर में लिखी गई है, ना इनका लिखने वाला गेसू दराज है। इनके हिसाब से इनके लिखने वाला मखदूम शाह हुसैनी बीजापुरी है, जिन्होंने 11वीं सदी हिजरी के निस्फ़े आखिर, ठीक है, निस्फ़े आखिर में एक रिसाला लिखा था। ठीक है, तो ये है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आप में एक और कदम राव पदम राव पूछा जाता है आपके लिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कदम राव पदम राव ये आपके सिलेबस में भी है, तो थोड़ा इसको आप याद रखेंगे। ये स्टार पॉइंट जितनी है यहीं से सवाल बन करके आते हैं, इसको अपने दिमाग में बिठाइए और फिर साथियों आप जो है कि अपनी तैयारी मुकम्मल कीजिए। कल सवाल यहीं से बन करके आएंगे। पहला स्टार पॉइंट ये है कि कदम राव पदम राव ये जो है कि 1435 की तसनीफ है, और इनके तसनीफ का जमाना हिजरी भी दिया है और जमाना ईस्वी भी है। तो जमाना हिजरी अगर देखेंगे तो 825 हिजरी से लेकर के 839 हिजरी। इसके मुताबिक जो है कि 1421 ईस्वी से 1435 ईस्वी का दरमियानी हिस्सा माना जाता है। किसको? कदम राव पदम राव का। ठीक है, चलिए। मसनवी कदम राव पदम राव उर्दू जबान की पहली तबाजाद मसनवी है। ये बातें आपको याद रखनी है। आगे पढ़ेंगे साथियों। स्टार पॉइंट नंबर 3 कि मसनवी कदम राव पदम राव बहमनी दौर के पहले शायर फखरुद्दीन निजामी की तखलीक है, जिसका तखल्लुस क्या है? निजामी है। तो फखरुद्दीन की तखल्लुस पूछा जाए तो तखल्लुस उसका क्या है? निजामी है। और कदम राव पदम राव के लिखने वाला कौन है? तो फखरुद्दीन निजामी है। फखरुद्दीन निजामी की मसनवी का नाम क्या है? तो कदम राव पदम राव है। ये चीजें याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं साथियों। जमील जालबी के मुताबिक सुल्तान अहमद शाह बहमनी 9वां बादशाह के दौर में घर में सुकूनत पजीर थे। आई बात समझ में? जमील जालबी के मुताबिक निजाम सुल्तान अहमद शाह कहां थे? बहमनी 9वां बादशाह के दौर में घर में सुकूनत पजीर थे। आइए, ये सवाल पूछा नहीं जाता अक्सर। नसीरुद्दीन हाशमी, क्या पूछा आपसे? नसीरुद्दीन हाशमी के मुताबिक निजामी सुल्तान अहमद शाह के दरबारी शायर थे। कौन? नसीरुद्दीन हाशमी के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू नसीरुद्दीन हाशमी, इनके मुताबिक निजामी, अभी निजामी से मुराद कौन है? फखरुद्दीन निजामी। ये क्या थे? सुल्तान अहमद शाह के दरबारी शायर थे। ठीक है, अब यहां सवाल बन करके आता है। सवाल यह बनता है और पूछा यह जाता है कि ये निजामी फखरुद्दीन निजामी किसके दरबारी शायर थे?
तो सुल्तान अहमद शाह के दरबारी शायर कौन थे? तो फखरुद्दीन निजामी थे। इस तरीके से सवाल आता है। ठीक है, चलिए, मसनवी कदमराव पदमराव का तारुफ सबसे पहले मुजल्ला मारिफ में नसीरुद्दीन हाशमी ने कराया और उसका नाम भी तजवीज किया। तो मसनवी कदमराव पदमराव का तारुफ सबसे पहले किसने कराया था? नसीरुद्दीन हाशमी ने। यह सवाल बनकर के आता है। चलिए, आइए अगला स्टार पॉइंट आपके लिए है, वो ये है कि मसनवी कदमराव पदमराव को जमील जालबी ने तरतीब देकर एक तवील मुकदमे के साथ 1973 में अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान कराची से शाये कराया। आई बात समझ में? 1973 में शाये कराया है। मसनवी कदमराव पदमराव को जमील जालबी ने तरतीब दिया है। मसनवी कदमराव पदमराव को तरतीब किसने दिया? पहला सवाल, जमील जालबी ने तरतीब दिया है। और इनकी सन्ने इशाअत क्या है? तो 1473 है। कहां से यह शाये किया गया है? तो अंजुमन तरक्की उर्दू पाकिस्तान। 3-4 सवाल का जवाब आपके पास यहां है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला जो आपके पास स्टार पॉइंट है वो ये है, मसनवी कदमराव पदमराव में अशार की तादाद 1032 है और 1033 और नामुकम्मल है। 1033वां शायर जो है वो नामुकम्मल है। ठीक है, यानी 1032 अशार ऐसे हैं जो मुकम्मल हैं, 1033वां जो अशार है वो नामुकम्मल है। चलिए आगे चलते हैं। स्टार पॉइंट अगला देखते हैं। यहां पे है, मसनवी कदमराव पदमराव में हिंदी और मकामी अल्फाज की बोहतात है। बोहतात समझते हैं, ढेर है, जखीरा है, भंडार है। मसनवी कदमराव में हिंदी लफ्ज ज्यादा भी है, हिंदी और मकामी, उर्दू का यहाँ पे नाम नहीं है। एक ऐसा मसनवी बताइए जिसमें हिंदी और मकामी अल्फाज की बोहतात हो, उस मसनवी का नाम कदमराव पदमराव है। ये बातें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। जमील जालबी ने कदमराव पदमराव की अव्वलियत को तस्लीम करते हुए लिखा है कि उस दौर की सबसे पहली तसनीफ जो अब तक दरियाफ्त हुई है फखरुद्दीन निजामी की कदमराव पदमराव है। आई बात समझ में आप लोगों को? क्या समझ में आई? जमील जालबी ने कदमराव पदमराव की अव्वलियत को तस्लीम करते हुए लिखा। किसने लिखा? जमील जालबी ने लिखा। और क्या लिखा? इस दौर की सबसे पहली तसनीफ, उस दौर की सबसे पहली तसनीफ जो अब तक दरियाफ्त हुई है वो फखरुद्दीन निजामी की कदमराव पदमराव है। कभी ऐसा होगा आपको सिर्फ यहां से स्टेट लिया जाएगा, यहां से जो है कि एक स्टेटमेंट को कॉपी किया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा, यहां से स्टेटमेंट कॉपी करेंगे और यहां से लेकर के ये स्टेटमेंट आपको यहां तक दिया जाएगा और पूछा जाएगा ये स्टेटमेंट किसका है, तो फिर आपके पास जो नाम आना चाहिए वो जमील जालबी के नाम आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मसनवी है साथी, देखिएगा यहां पे अगला मसनवी है, मसनवी के 2 मरकजी किरदारों के नाम पर उसे कदमराव पदमराव नाम दिया गया है। यानी कि मसनवी के 2 मरकजी किरदार है। मसनवी जो है कौन सा मरकजी? मसनवी जिसका नाम कदमराव पदमराव है। क्या नाम है उनका? मसनवी का नाम क्या है? कदमराव पदमराव है। यहां बड़ा काफ है, यह बड़ा काफ नहीं बल्कि छोटा काफ होता है, ऐसे आता है कदम। ठीक है, कदमराव पदमराव है और इसमें 2 किरदार है, एक का नाम कदमराव है, दूसरे का नाम पदमराव है और ये राजा रानी की कहानी है। तो कदमराव पदमराव नाम के राजा रानी है, इनके नाम पे कहानी इस मसनवी में लिखी गई है। तो इनके नाम से ही इस किताब का नाम पड़ गया है। और इनके अगर पूछा जाए मरकजी किरदार तो इनके ये मरकजी किरदार है। कौन? कदमराव और पदमराव। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला स्टार पॉइंट आपके सामने जो है कि मसनवी कदमराव पदमराव अहम किरदार कदमराव पदमराव और अखरनाथ जोगी की है। अब समझिए यहां भी जो है कि बड़ा काफ आया, लेकिन ये बड़ा काफ नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। ये आता है छोटा काफ से कदमराव। कदमराव पदमराव में अहम किरदार किसके हैं? तो अखरनाथ। ये जोगी का नाम क्या है? अखरनाथ। तो ये 3 किरदार यहां पर है। पहला किरदार है कदम जी का, दूसरा किरदार है पदम जी का और तीसरा किरदार है
जोगी जी का। तो मसनवी कदम राव पदम राव में 3 ही किरदार पाए जाते हैं, कदम राव, पदम राव और जोगी अखरनाथ की। ठीक है, चलिए, तो ये चीजें थी जो आपको याद रखना था, जो आपको पढ़ना था, जो आपके लिए खास था। इनमें है कुछ भी नहीं, जो स्टार पॉइंट है उसी को आपको पढ़ना है, उसी को याद रखना है। इनमें सबसे अहम चीज ये है जो मैंने आपको यहां पढ़ाया है कि कदम राव पदम राव 1435 में, एक इसको याद रखना है, टोटल जितने स्टार पॉइंट है वो। उसके बाद फिर आपको छोटी सी ये जमील जालबी की स्टेटमेंट याद रखनी है। इसी तरीके से आपको जो है कि बहमनी दौर में कितनी तसानीफ है ये आपको याद रखना है। इसी तरीके से दक्कनी में ये है, दक्कनी दौर में उर्दू का कयाम, ये आपको याद रखना है। यहाँ ऐनुद्दीन गंजुल उलूम, ख्वाजा बंदा नवाज गैसु दराज और हजरत निजामुद्दीन औलिया के जो शागिर्द है इन सबको याद रखना है। इसी तरीके से जो एक छोटी सी मैंने यहां पे दक्कन में उर्दू की इब्तिदा की मैंने जो तारीख बता दी है, इसको आप एक बार रट लीजिएगा, मतलब दिमाग में बिठा लीजिएगा, और एक बार इसको आप पढ़कर अपने दिमाग में बिठा लेंगे जो मैंने यहां आपको पढ़ाया है। और आपने सुना है बहमनी दौर, क्या सुना आपने यहाँ पे, बहमनी दौर, इसको आपको पढ़ लेना है 1-2 बार, ताकि दिमाग में जो है आपके ये सन बैठ जाए। इसी तरीके से दिमाग में आपके ये वाली सन बैठ जाए, ये वाली सन, ठीक है, 1300 क्या, ये 1347, ये आपके दिमाग में बैठ जाए। इसी तरीके से ये सरदार हसन जफर खान, ये आप याद रखिएगा, इन्होंने जो है कि इनके जरिए से बुनियाद डाली थी बहमनी दौर की। ये कुछ चीजें आपको याद रखना है। अब आगे चलते हैं साथियों, कदम राव पदम राव हो गया है। अब इनका खुलासा देख लेते हैं कि कदम राव पदम राव है क्या चीज, कहानी कौन सी है, ये थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए। हो सकता हो अगर आप अभी नहीं पढ़ पाए तो फिर आप इसको पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा एक बार, ताकि कहानी समझ में आ जाए। कहानी समझ में आने से क्या होता है, 2 मसले हल होते हैं। पहला कौन सा मसला हल होता है, पूछा जाता है कहानी के मरकजी किरदार। तो जब कहानी आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कहानी में 2 ही मरकजी किरदार है, एक का नाम कदम जी है, दूसरे पदम है, कदम और पदम, और तीसरा जो है वो जोगी अखरनाथ है। कहानी पढ़ने के बाद जो है ये 2-3 किरदार निकल के सामने आ जाते हैं। बाकी कहानी में और कुछ जान नहीं है, बाकी सभी जो है ख्याली पुलाव है। चलिए, तो ये कदम राव पदम राव का खुलासा मैं आपको कराऊं, तैयार हैं आप लोग? एक बार जल्दी से यस लिखिए कि हाँ तैयार हैं आप, मुझे इसका भी करा दीजिए। बोलिए, आर यू रेडी? चलिए, अभी तक नहीं आया कमेंट किसी का, क्या कहते हैं आप लोग? शुरू करते हैं। याद रखिएगा, इस मसनवी का किस्सा कदम राव पदम राव के किरदारों पर मुश्तमिल है। ठीक है, कदम राव हीरानगर का राजा है और वाह वाह वाह, कदम राव उसका वजीर का एक नाग है, और कदम राव की इनायत से क्या होता है जी, इनायत से उनके सर पर पदम भी मौजूद है, उनके सर पर पदम भी मौजूद है। हाईलाइट करके पढ़ते हैं, ठीक है, पदम भी मौजूद है। एक दिन की बात है कि कदम राव देखता है कि आला जात की नागिनी एक अदना से सांप को रियाल से जोट यानी मेल खा रही है। यह माजरा देखकर कदम राव आपे से बाहर हो जाता है। कहने मतलब क्या है, कदम राव पदम राव ये 2 शख्स हैं और एक राजा है, और जो रानी है, जो उनके सर पे क्या है कि पदम भी शुमार है। एक जगह देखता है कि जो एक अदना जात की जो सांप होती है उनके साथ ये आपस में मेल होता है। मेल मतलब समझिए वही रिलेशन जो एक सेक्सुअल रिलेशन होता है सांप के सांपनी के साथ में, तो वो आपस में रिलेशन बनाते हैं, जिसको यहां लिखा कोरियाल। ठीक है, उस सांप की जात का नाम क्या है, कोरियाल है। जोट यानी मेल खा रही है। ये माजरा देखकर कदम राव आपे से बाहर हो जाता है और तलवार से सांप को मार देता है। ठीक है, जिससे नागिनी की भी दुम कट जाती है। आई बात समझ में? और वो पास की एक झाड़ी में चली जाती है। कदम राव वहां से पसमुर्दा मलूल होकर अपने महल में आता है
और चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट जाता है। रानी जब कदम की यह हालत देखती है तो उसके पास जाकर उसकी उदासी का सबब पूछती है। रानी के बहुत असरार के बाद वह उस नागिनी और कोरियाल का चश्मदीद वाकया सुनाता है और इससे कहता है कि औरत जात की वफादारी से अब उसका भरोसा उठ गया है। रानी कदम राव को बहुत समझाती है। देखिए जहां जहां ये कदम है ना, ये टाइपिंग में जो है कि मिस्टेक है, आपको सही करके मिलेगा। हर औरत एक जैसी नहीं होती, ये समझाती है कौन? उनकी रानियां। वह तो हमेशा उसकी वफादार दासी बनकर रही है, लेकिन एक रानी की बातों का लेकिन यह है कि रानी की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता और वह दुनिया से बेजार हो जाता है और जोगियों और सन्यासियों की सोहबत इख्तियार करने का फैसला कर लेता है। सिंपल से कहानी का तात्पर्य मतलब यह है कि कदम राव पदम राव दोनों साथ रहने वाले हैं। उनमें से एक जो है कि एक नागिनी एक आला अदना नागिनी के साथ संबंध बना लेता है सेक्सुअल, और जिसको ये देख लेता है तलवार से काट देता है और ये भी दुखी होता है, इसकी पूछ कर जाती है। ये घर पहुंचता है, यहाँ समझाने के बाद पूरी कहानी समझ में आती है। तो जो इनका नर होता है, नर को औरतों पर से यानी औरत जात से विश्वास उड़ जाता है। ये तमाम बातें यहाँ पर हैं। फिर उन्हें रानी समझाती भी है कि सभी औरतें सभी लड़कियां एक जैसी नहीं होती, लेकिन फिर भी बात नहीं मानता है और वो बंदा जंगल पहुंच जाता है जहां वो जोगी और सन्यासियों को तलाश करता है। यहां से जोगी की एंट्री हो जाती है। अब जोगी क्या करते हैं? वह लोगों से किसी बाकमाल जोगी को ढूंढ कर लाने को हुक्म करता है। लोग एक जोगी लाकर, उसका नाम क्या है? अकरनाथ। लोग अकरनाथ नाम की जोगी को उसके पास लाते हैं। अकरनाथ भी बाकमाल जोगी था, उन्होंने कमाल दिखाया और लोहे को सोना बना देता है। कदम राव उससे बहुत खुश होती है और उससे इनाम और इकराम से नवाजता है और उससे ये फन सीखने की फरमाइश यानी सिखाने की फरमाइश करता है। जोगी अकरनाथ बड़ा कमीना निकला था। जोगी अकरनाथ कदम राव को धनुर वेद और अमर वेद सिखाता, 2 वेद सिखाता है, एक धनुर वेद और एक अमर वेद। और राजा से एक तोता लाने को कहता है। राजा महल से रानी के पाले हुए तोते को फल खिलाते हुए जोगी के पास लाता है। जोगी अपनी रूह को कदम की जिस्म में और कदम राव की रूह को तोते की जिस्म में मुंतकिल कर देता है और खुद जोगी राजा बनकर हुकूमत करने लगता है। कदम राव तोता बनकर इधर उधर मारा फिरता है। एक दिन उड़ते उड़ते अपने महल नजर आता है और वह महल में पदम राव के पास आता है और उससे कहता है कि वह राजा कदम राव है। यहां तक कहानी समझ में आ गई होगी। नीतीश को आप लोग पढ़ लीजिएगा दोबारा जब आपको नोट दिया जाएगा और जितनी भी टाइपिंग मिस्टेक है वो सही कर दिया जाएगा। लेकिन पदम राव को इसकी बात पर यकीन नहीं आता, तब वह उससे सारी राजो नियाज की बातें करता है जो सिर्फ कदम राव और पदम राव ही को मालूम होती है। ये सुनकर पदम राव अपना फन कदम राव के कदमों में डाल देता है और दोनों आपस में राजो नियाज की बातें करते हैं। इतनी बार ये कदम राव पदम राव है ना, आप कंफ्यूज हो जाएंगे बात किसकी हो रही है। तो ठंडे दिमाग से पहले एक बार इसको सरसरी तौर पे पढ़िएगा, फिर बारीक बीनी से पढ़िएगा तो कहानी समझ में आएगी। अगर न भी आई समझ में, जरूरत इसकी नहीं है। इन कहानी के 3 किरदार हैं, पहला कदम, दूसरा पदम और तीसरा जोगी अखरनाथ, और इसका कोई भी सवाल बनकर के नहीं आता। और किस साल सन्ने इशाद आएगा, सन्ने तसनीफ आएगा और इसका जमाना पूछा जाएगा, इसका लिखने वाला कौन है ये पूछा जाएगा। ये चीजें मैंने इसमें दे दिया है। एक रात जब जोगी गहरी नींद सो रहा होता है तो पदम राव चुपके से उसके अंगूठे में डस लेता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। कदम राव अमर वेद की मदद से फिर अपने जिस्म में अपनी रूह मुंतकिल कर लेता है और अपने असल रूप में आकर अपनी हुकूमत संभाल लेता है। इस खुशी में 6 महीने तक जश्न मनाने का सिलसिला जारी रहता है। अब ये तमाम बातें जो है तमाम के तमाम लग रहा है ख्याली पुलाव पकाया गया है। खैर, हमारा और आपका काम क्या है? एग्जाम की तैयारी करना। तो एग्जाम की तैयारी कीजिए। इसकी मरकजी 3 किरदार है, मैंने वो किरदार बता दिया है, वो किरदार याद रखिए। और कदम राव पदम राव की जो सने इशात है और सने तसनीफ है, जो जमाना है उसको याद रखिएगा। बहमनी दौर कब कायम हुआ, कब इनका जवाल आया, वो सन याद रखिएगा। बहमनी दौर के शुरू करने वाले का नाम याद रखिएगा, ठीक है। और उनके जो 4 बादशाह थे
उनको आप याद रखेंगे तो ये आपकी कामयाबी अच्छी हो जाएगी, यानी सवालात के सही जवाब दे पाएंगे। कल इसी बहमनी दौर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया जाएगा, सभी साथी तैयार रहिएगा, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि सवालात का जवाब देने में आसानी हो। अब तक बहमनी दौर के मुतालिक जितने सवालात पूछे गए हैं वो सभी सवालात जो है कि यहाँ पर आपके सामने लाया जाएगा। साथियों, कैसा रहा ये क्लास बताने की कोशिश करें। क्लास छोटी जरूर है लेकिन जब आप इसको समझ कर पढ़ेंगे तो ये आपको बहुत कुछ समझा करके जाएगा। ठीक है, नोट्स लेने के लिए साथियों आप हमारे इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। कोई बात कोई नहीं समझ में आई तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप है उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं उनको ये नोट्स मिल जाएंगे, इनको ये नोट्स मिल जाएंगे। किसको? जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। इसीलिए आप लोग जो है कि 99 कितने रुपए आपको पे करना है, 99 रुपीज पे करके आप जो है कि हमसे जुड़ सकते हैं और हमारे ऑफिशियल ग्रुप के मेंबर बन सकते हैं। और इसको आप जो है कि अपने तमाम रिश्तेदार में शेयर करें ताकि जो है कि जुड़ जाएं और जो लोग इम्तिहान देते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, आप सभी किसी भी इम्तिहानात की अगर सब्जेक्ट उर्दू है तो आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, आपकी तैयारी करा दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह। दीजिए साथी हमें इजाजत, अल्लाह हाफिज।